दोस्तों, आज की कहानी है कंगन। रात के लगभग 12 बज रहे थे कि तभी नटराज को उसकी पत्नी आरुषि के कहरने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत ही उठा, लाइट जलाया। उसने देखा कि आरुषि दर्द के कारण तड़प रही थी। यह देखते ही नटराज ने पूछा, आरुषि, बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बहुत तो नहीं, लेकिन जब भी होता है जोर से ही होता है, फिर रुक जाता है। मैं माँ को बुलाकर लाता हूँ। कहते हुए वह अपनी माँ के कमरे में आ गया। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने आवाज लगाया, माँ देखो ना, आरुषि को दर्द हो रहा है। क्या सुनते ही नटराज की माँ शकुंतला जी उठ बैठी। उसने लपक कर दरवाजा खोला और कहने लगी, अभी तो समय है नटराज, अभी से दर्द, चलो जल्दी से हम अस्पताल चलते हैं। डॉक्टर को दिखाना ही बेहतर होगा। हाँ माँ, ठीक है, शकुंतला जी ने अपने पति को आवाज देते हुए कहा, अजी सुनते हो, हम अस्पताल जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, मुझे खबर करते रहना, डॉक्टर ने कहा। और आरसी कैसी है बताते रहना। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, पल पल की खबर तुम्हें मिलती रहेगी। ठीक है, जाओ तुम अपना भी ख्याल रखना। नटराज और शकुंतला जी आरुषि को लेकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने आरुषि को देखने के बाद बड़े ही चिंतित अंदाज और दुखी स्वर में कहा, अभी तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चा उल्टा हो गया है, दर्द भी शुरू हो गए हैं और समय भी कम है। यह 8वें महीने का पहला ही सप्ताह तो है। आरुषि को हिम्मत करना होगा, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाए। और आरुषि को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। इस समय डॉक्टर ने कहा, केस बड़ा मुश्किल है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। नटराज जी, आप पैसों का इंतजाम कर लेना। डॉक्टर साहब, लगभग कितना खर्च आएगा? नटराज की बात पर ध्यान ना देते हुए तब तक डॉक्टर जल्दी में ऑपरेशन थिएटर में चली गई। डॉक्टर ने कुछ नर्सों के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। आरुषि का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन बच्ची बहुत ही कमजोर थी और पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं थी। उसे 2 हफ्तों के लिए इनक्यूबेटर में बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बच्ची के स्वस्थ होते ही अस्पताल के कर्मचारियों ने नटराज के हाथों में भी थमाते हुए कहा, इस बिल का पूरा भुगतान करने के बाद आप अपनी बच्ची को घर ले जा सकते हैं। इस बिल में लगभग 2 लाख के आसपास का हिसाब था। नटराज के हाथ बिल को पकड़कर कांप रहे थे। मध्यवर्गीय परिवार के लिए 2 लाख बड़ी रकम होती है। शकुंतला जी ने नटराज के कांपते हाथ और चिंतित चेहरा देखकर सब कुछ पढ़ लिया। वह नटराज के पास आई और अपने कंगन उतारते हुए उन्होंने कहा, चिंता मत कर नटराज, मेरे कंगन को गिरवी रख कर पैसे ले आ। या क्या माँ, किसी से कर्ज ले लूंगा? कर्ज नहीं नटराज, ऐसा सोचना भी मत। हमें तनाव नहीं चाहिए, ऐसे समय के लिए ही तो हम गहने जोड़ कर रखते हैं, ताकि दुख तकलीफ में काम आ जाए। ठीक है माँ, कहते हुए नटराज वह गहना लेकर चला गया। अब डॉक्टर पैसों का इंतजार कर रही थी। और घर जाने पर शकुंतला ने बच्ची के हाथ में काले मोतियों की एक सुंदर सी माला को बांध दिया था, ताकि उनकी गुड़िया को किसी की भी नजर ना लग सके। नटराज बड़े ही भारी मन से अपनी माँ के सोने के कंगन लेकर साहूकार का पास पहुंचा। साहूकार को कंगन दिखाते हुए उसने पूछा, क्या इन कंगनों को गिरवी रख कर आप मुझे 2 लाख दे सकते हैं? जब भी मेरे पास पैसे की व्यवस्था होगी या कंगनों को
वापस ले जाऊंगा। वजनदार सोने के सुंदर कंगन को देखकर साहूकार की आंखों में चमक आ गई। उसने कंगन की शुद्धता और वजन देखने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख दे रहा हूँ, पर इसका ब्याज तुम्हें देते रहना होगा। नटराज ने दुखी मन से कंगन उसे सौंप दिया और पैसे लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। रास्ते में वह सोच रहा था कि माँ के उन कंगनों की कीमत तो अनमोल है। भगवान चाहेगा तो वह इन कंगनों को जरूर वापस ले जाएगा। अस्पताल पहुंचकर बिल का भुगतान कर अपनी नन्ही परी को लेकर अपने घर लौट आए। छोटी सी गुड़िया को गोद में लेते ही नटराज अपने सारे दुख भूल गया। आज उनके घर में गाना बजाना, बधाई, वार्ता सभी कुछ चल रहा था। पूरा परिवार बेहद खुश था। बिटिया रानी का नाम सबने मिलकर सोना रखा। सोना धीरे धीरे 1 माह की हो गई। उसने विकसित होने की रफ्तार भी पकड़ ली। वह जब भी हाथ पैर चलाती तो अपने हाथों में बंधे डोरी, काले मोतियों की डोरी को देखकर बहुत खुश हो जाती। जैसे तैसे वह बड़ी हो रही थी। उसके पहनने ओढ़ने के शौक भी बड़े हो रहे थे। गले में माला, हाथ में कंगन और पाँव में पायल, बालों में रंगे रबड़ बैंड इत्यादि। नटराज और आरुषि बहुत ही सोच समझकर अपने घर का बजट बनाते थे। जितनी आमदनी थी उसके अंदर ही खर्च होने चाहिए। कभी किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। यह संस्कार नटराज को उसकी मां से मिले थे। नटराज के माता पिता भी सब समझते थे। दरअसल नटराज के पिता हार्ट के मरीज थे, जिसके चलते उन्हें कई बीमारियों ने घेर रखा था। उनकी दवाइयों का खर्च भी लगा ही रहता था। अब तो सोना भी बड़ी हो रही थी। वह घर में हो रही बातें सुनती और उन्हें समझती भी थी। कई बार शकुंतला जी के कंगन जो अब तक छुड़ाए नहीं गए थे, उनका भी जिक्र होता ही रहता था। और कभी कभी तो शकुंतला जी यहाँ तक कह देती थी कि अब भूल जाओ उन्हें, हमारी इतनी प्यारी बिटिया हमारे साथ है, जो तुम सोने के कंगन से कहीं ज़्यादा कीमती है। उनकी बात सुनकर सोना सोच में पड़ जाती कि दादी माँ ऐसा क्यों कहती हैं। एक दिन सोना ने अपनी मम्मी से आखिरकार पूछ ही लिया, पापा, दादी ऐसा क्यों रहती हैं कि अब भूल जाओ उन कंगनों को, हमारी इतनी प्यारी बिटिया हमारे साथ है। तब आरुषि ने सोचा कि अब सोना को सच बता ही देना चाहिए। उसने कहा, सोना, जब तुम पैदा हुई थी तब बहुत कमजोर थी, क्योंकि तुम वक्त से पहले इस दुनिया में आ गई थी। तुम बच भी पाओगी या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब अचानक 2 लाख अस्पताल में खर्च हो गए। जब भी लाया तो बिल की रकम देखकर तुम्हारे पापा के हाथ कांपने लगे, क्योंकि हमारे पास इतने सारे पैसे एकदम से इकट्ठे नहीं थे। बिना पैसे दिए हम घर वापस नहीं आ सकते थे। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि बिल की रकम चुकाने के बाद ही आप लोग घर जा सकेंगे। तब तुम्हारी दादी ने उनके हाथों में जो सोने के कंगन पड़े थे, उन्हें गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पापा को दे दिए। तो इस कदर तुम्हारी दादी को पापा की दादी ने दिए थे, लेकिन तुम्हारी दादी ने वह कंगन देकर अस्पताल की फीस भरनी थी। तब जाकर डॉक्टर ने हमें घर जाने दिया। तो मम्मा, हम वह कंगन वापस क्यों नहीं लाते? बेटा, इतने सारे खर्चे हैं, दादाजी की दवाइयाँ भी अकेले पापा कैसे पूरा करेंगे? जितना बनती है उससे की ज़्यादा ही मेहनत करते हैं। मम्मा, यदि दादी के कंगन नहीं होते तो मेरी जान भी नहीं बच पाती ना। तब तक शकुंतला जी वहाँ आ गई और उसे समझाते हुए कहा, बिटिया रानी, गहने तो होते ही हैं इसीलिए कि मुसीबत में बुरे
वक्त में परिवार के काम आ सके। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, लेकिन कंगन वापस लाने का इंतजाम ना हो पाया। आर्थिक स्थिति के कारण उस कंगन के जोड़े को उनके परिवार ने सच में भुला दिया और उन्हें साहूकार को बेच दिया। अब तक ब्याज इतना हो चुका था कि कुछ पैसे भी इन लोगों के हाथ नहीं लगे। नटराज ने कहा, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके कंगन छुड़ा नहीं पाया। नटराज, यह क्या कह रहा है तू? आगे से ऐसे शब्द कभी मुंह से नहीं निकालना। हम सब साथ साथ इतने प्यार से रहते हैं, वही तो हमारे असली पूंजी है। दौलत का क्या हुआ, वो तो आती जाती रहते हैं। मैं तो खुश हूँ हमारे परिवार में काम आ गई और उन कंगनों के कारण हम सुकून से रह सके, वरना यदि कर्ज ले लिया होता तो रातों की नींद उड़ जाती। इसी बीच नटराज के पिता की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी। सबने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन फिर भी जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। लगभग 1 माह के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के कारण घर में दुख का माहौल था। उनकी अंतिम संस्कार के बाद सारे विधि विधान सब कुछ एकदम साधारण ढंग से निपटा दिया गया। नटराज और शकुंतला जी ने यह निश्चय कर लिया था कि बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, केवल 5 पंडितों को भोजन करा देंगे। रिश्तेदारों ने इस बात पर नाक मुंह भी चढ़ाया, लेकिन नटराज का फैसला अंतिम फैसला था। पूजा पाठ विधि विधान से कर लिया गया, लेकिन सामूहिक भोजन नकार दिया गया था। ठीक भी था, कर्ज लेकर किसी को खिलाने से अच्छा था कि जितनी चादर है उतनी पैर पसारे जाए। वक्त के साथ लोग भूल सब जाते हैं। नटराज के पिता की मृत्यु के बाद उनकी दवा दारू पर खर्च होने वाला पैसा बचने लगा। धीरे धीरे सोना भी जवान हो रही थी। स्कूल फिर उसके बाद कॉलेज में आ गई थी। वह पढ़ने लिखने में एकदम साधारण थी तथा 12वीं कर रही थी। जब वह छोटी थी तभी घर में आरसी नटराज और शकुंतला जी ने मिलकर निर्णय लिया था कि सोना की शादी होने से पहले उसके लिए गहनों का बंदोबस्त हो जाना चाहिए। वह जानते थे कि सोना को बचपन से ही गहनों का कितना शौक है। हर रोज गले में माला, हाथों में कंगन, पाँव में पायल को पहनती थी। नकली ही सही, लेकिन उनसे भी शौक को पूरा की होता है ना। सोना बहुत ही अच्छी बेटी थी, घर की हालत को बखूबी समझती थी और कभी भी किसी भी महंगी वस्तु की मांग भी नहीं करती थी। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही तो सीखते हैं। उसने भी घर में सबको देखा था कि कितना सोच समझकर बजट बनाया जाता है। उसने भी वही सीखा था। बस जब कभी भी राखी या दीपावली का मौका मिलता, वह नकली गहने खरीद लाती। उन्हें पहनकर आईने के सामने खुद को निहारती और खुश होती। देखते ही देखते सोना 20 साल की हो गई। उसके लिए शकुंतला और नटराज ने कुछ गहने भी बनवा कर बैंक के लॉकर में रख दिए। अब सोना की शादी के लिए लड़का ढूंढने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कुछ लड़का देखने के बाद उन्हें एक लड़का पीयूष और उसका परिवार दोनों ही पसंद आ गए। संपन्न परिवार होने के साथ साथ पीयूष और उसके माता पिता बहुत ही सरल स्वभाव के लग रहे थे। पीयूष ने भी सोना को पसंद कर लिया और इस तरह से बात पक्की हो गई। सोना का रिश्ता पक्का होने से इस समय घर में खुशी का माहौल था। सब बेहद खुश थे। शकुंतला जी ने अपनी बहू आरुषि से कहा, आरुषि अब हमें वह गहने जो हमने सोना के लिए बनवाए हैं
बैंक के लॉकर से निकाल कर सोना को दिखा देना चाहिए। हाँ माँ, वह तो इन गहनों के बारे में जानती ही नहीं। उसके लिए तो यह बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। हाँ माँ, वह बहुत खुश हो जाएगी। सोना अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। गहने सोना को दिखाते हुए उसकी खुशी को दुगना कर दिया। गहने देखने से ही सोना चौंक गई। अचरज भरी नजरों से उसने पूछा, मम्मी यह क्या, इतने सारे गहने? हाँ बेटा, हमने यह सब गहने तुम्हारे लिए धीरे धीरे पैसे जोड़कर बनवाए हैं। तुम छोटी थी तभी से यह काम शुरू कर दिया गया था। थोड़ा थोड़ा करके इतना हो गया है। वह कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाते हैं। गहनों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। इस समय उसकी आंखों से सुख और दुख, खुशी और गम के आंसुओं का संगम हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे और उसी ने कहा, क्या हुआ सोना, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तो सोना नकली गहनों से खुश, परंतु असली गहना खुश नहीं होती। सोना के भी रग रग में जहाँ बसी थी, लेकिन आज असली गहने देखकर उसे इतनी खुशी नहीं हो रही थी। उसे गहनों के बीच उसके पापा के शरीर से बहता पसीना दिखाई दे रहा था। सोना जानती थी कि उसके माता पिता ने इतने सारे गहने जोड़ने के लिए कितना त्याग किया है। उसने बचपन से अब तक देख रखा था कि मेहनत के हवन कुंड में उसके पापा मम्मी ने ना जाने कितनी सपनों की आहुति दी है। उनके सारे सपने किसी तरह जल भुनकर भस्म हो गए। उसकी आंसुओं को पोंछते हुए आरुषि ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे पापा ने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। जहाँ भी कटौती कर सकते थे वहाँ कटौती करके यह सब जोड़ा है। सोना बेटा, यह वह तो पूंजी है जो केवल तुम्हारा शौक ही नहीं पूरा करेगी, बल्कि बुरे वक्त में काम भी आएगी। शकुंतला जी ने कहा, बिटिया तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन दादी, पापा ने खुद के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। सोना, जब तुम माँ बनोगी ना, तब इन भावनाओं को अपने आप ही समझ जाओगी। इन्हीं में जियोगी और उन्हीं में खुश भी रहोगी। हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए वह सब करते हैं जो खुद के लिए नहीं कर पाए। यही सच्चाई है बेटा। खुश रहो, खुशी से इन गहनों को स्वीकार करो। ठीक है दादी, कहते हुए सोना उनके सीने से लग गई और सोना बहुत खुश थी। आईने के सामने खड़े होकर वह खुद को निहार रही थी। कभी झुमके कानों में लगाती, कभी सोने का हार गले में पहनकर खुश होती और कभी सोने की चूड़ियाँ पहनकर उन्हें देखकर अपनी बेटी को इस तरह से खुश होता देखकर और उसे सुख का अनुभव कर रही थी जो वह खुद के लिए कभी ना कर पाए थे। रात को नटराज को यह सब बताते हुए आरुषि ने कहा, नटराज अपनी बेटी के लिए इतने गहने बनवाकर उसे देने में स्वर्गीय सुख का एहसास हो रहा है। बचपन से इन गहनों का कितना शौक। आरुषि, तुम बिल्कुल सच कह रही हो, लेकिन इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा कि मैं तुम्हें कुछ भी बनवा कर ना दे सकी। नटराज, तुम ऐसा मत सोचो। हम दोनों ने मिलकर सोना के लिए जो गहने बनवाए हैं, उनके कारण अब हम अपनी बेटी को शांत से विदा कर सकेंगे। इस तरह से बातें करती है उन दोनों की आंखें लग गई। सोना और उसका परिवार आज पीयूष के घर मिलने आए थे। घर के बाहर टैक्सी से उतरते हुए उन्हें आलीशान बंगला और उसके बाहर खड़े दो दो कार अच्छी नटराज के मुंह से निकल गया। वह यह लोग तो काफी रईस लगते हैं। घर बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से और भी ना। आरुषि, हाँ तुम
ठीक कह रहे हो, सोना की तरफ देखते हुए नटराज ने कहा। राज करेगी हमारी बिटिया? सोना ने शर्माते हुए कहा। क्या पापा? आप? तब तक पीयूष और उसके मम्मी पापा उन्हें लेने घर के बाहर आ गए। उनको बड़े ही सम्मान के साथ अंदर आने के लिए कहते हुए पीयूष के पापा सुमेश जी ने पूछा, घर ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं हुई सुमेश जी, मैप में देखते हुए आए हैं। हाँ भाई, आज के लिए हम बड़ी सुविधा हो गई है। बिल्कुल सही, सुविधाएं तो बहुत हो गई हैं। एक अकेले मोबाइल से कितने काम आसान हो जाते हैं। तब तक कि उसकी मम्मी मोनालिसा जी ने कहा, आप लोग अंदर आइए। आते ही ड्राइंग रूम की खूबसूरती देखकर आरुषि के मुंह से अनायास निकल गया, आपका ड्राइंग रूम बहुत ही सुंदर है। कितने सालों की जमा पूंजी है। हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। आइए ना, और आपको पूरा घर दिखाती हूँ। आओ सोना, तुम भी आओ। मोनालिसा जी ने उन्हें अपना घर दिखाने लगी। उधर पीयूष की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, माँ भी क्या सोना को क्यों ले आई? देखने के बाद में उसे तो जीवन भर यहीं रहना है। वह बार बार उस तरफ देख रहा था। नटराज और सोमेश जी दोनों ही उसकी बेचैनी को समझ रहे थे। तभी सुमेश जी आवाज़ लगाए, अरे मोनालिसा, सोना को तो बाहर भेज दो। उसे भी कुछ वक्त पीयूष के साथ समय बिताने दो। हाँ हाँ ठीक है, बस हम लोग आ ही रहे हैं। इतनी भी क्या जल्दी? आंखें बंद कह रही थी। तब तक सोना ड्राइंग रूम में आ गई। सोमेश जी ने कहा, जाओ तुम दोनों कुछ देर बाहर घूम आओ। सोना और पीयूष घूमने चले गए। उधर शादी की तारीख और सारे विधि विधान पर चर्चा होने लगी। दहेज के नाम पर सोमेश जी ने साफ साफ कह दिया कि दहेज नहीं चाहिए, बस सोना का सबको प्यार से लेकर चले वही हमारा दहेज होगा। अरे जी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरी बेटी ही है ही ऐसी कि सबका दिल जीत लेगी। आप देख लेना, वह सबके मन में बस जाएगी। 15 दिन के बाद शादी का मुहूर्त निकल गया। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां जोर जोर से चल रही थी। एक तरफ सब कुछ हाई था, कीमती था, तो दूसरी ओर सब कुछ साधारण और सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। दोनों परिवारों के बीच यह बहुत ही बड़ा फासला था, पर दिल मिल गए तो फिर फासला कहाँ नजर आता है। खैर, विवाह खुशी और उल्लास के साथ, पूरे विधि विधान के साथ पूरा हो गया। आज सोना अपने एक परिवार से विदा होकर दूसरे परिवार में जा रही थी। उसकी दादी और मम्मी की आंखें आंसुओं को बहाए जा रही थी। जाते समय शकुंतला जी ने उससे कहा, बिटिया रानी, जैसे यह घर जितना तुम्हारा है, वैसे ही अब वह घर भी तुम्हारा उतना ही है, तुम्हारा अपना है। ससुराल की मर्यादा की हमेशा लाज रखना। अपनी खुशियों के साथ उनकी खुशियों का भी ध्यान रखना। जैसे एक अच्छी बेटी हो, वैसे ही एक अच्छी बहू बनकर दिखाना, और अपने माँ बाप का सर हमेशा ऊंचा रखना। ठीक है दादी, मैं ख्याल रखूंगी। आपकी हर बात का मान रखूंगी। विवाह उपरांत सोना अपने ससुराल पहुंच गई। बहुत ही धूमधाम से उसका गृह प्रवेश किया गया। अपना इतना भव्य स्वागत देखकर सोना फूली नहीं समा रही थी। मोनालिसा जी उस पर अपना प्यार इस तरह लुटा रही थी कि मानो बरसों बाद उनकी बेटी घर आई हो। पूरा दिन रस्म निभाने में समय कैसे निकल गया, किसी को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे चांद आसमान में नजर आने लगा। उसके सूने कमरे में आज हर तरफ फूल और सुंदरता बिखेर रहे थे। सुहाग की सजी हुई चीज उन दोनों का इंतजार कर रही थी। पीयूष और सोना के मिलने की यह पहली रात थी। वह अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए सोना के कीमती कंगन लेकर आया था।
उसने सोना के पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, देखो या कंगन तुम्हें पसंद है? सोना ने जवाब देते हुए कहा, पसंद तो बहुत है, लेकिन अभी इनकी क्या जरूरत थी? वैसे ही शादी में बहुत पैसा खर्च हो गया होगा। नहीं सोना, वक्त की नजाकत क्यों समझाना ज़्यादा जरूरी होता है। पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है, लेकिन यह दिन आज की बात कभी नहीं आएगा। इस दिन को यूं हमें यादगार बनाना है, और वह वैसे ही तो हो ही नहीं बन पाएगा ना सोना। तन से एक होने से पहले मन से एक होना चाहती थी। उसने पीयूष से कहा, पीयूष मुझे लगता है इस रात को यादगार बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। कुछ देर बाद बात करते हैं ना? ठीक है सोना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके बाद वह काफ़ी रात तक बातें करते रहे और फिर एक दूसरे की बाहों में होकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दोनों ही परिवार बहुत खुश थे, एक अपनी बेटी देकर तो दूसरा इतनी प्यारी बेटी लेकर। सोना भी इतना प्यार करने वाला परिवार पाकर बहुत खुश थी। उसके पति पीयूष के अलावा उसके सास ससुर भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। सोना की सासू माँ ने उसे कीमती सोने की चैन और ससुर जी ने झुमके उपहार स्वरूप दिए। एक हफ्ते के बाद सोना अपने मायके पहुंची। उसे देखकर घर के सभी के चेहरे खुशी से झूम रहे थे। बेटी की खुशी के बाद आखिर और क्या हो सकता है। सोना भी अपने ससुराल की तारीफ करते ना थकती। सारे दिन किस्से सुनाती ही जा रही थी। नटराज, शकुंतला जी और आरसी अब अपनी बेटी के लिए चिंता मुक्त हो गए थे। लेकिन इंसान जैसा सोचता है, जैसा चाहता है, जरूरी तो नहीं कि सचमुच वैसा ही हुआ। 15 दिन अपने मायके में रहने के पश्चात सोना वापस अपने ससुराल आ गई। यहाँ आने के बाद से जाने से पहले जैसी खुशी कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कहीं जाकर छुप गई हो। सुमेश जी और मोनालिसा जी धीरे धीरे आपस में कुछ बातें करते, और यदि उसे समय सोना वहां आ जाती तो बातों को उलट पुलट कर दिया जाता। आखिर क्या रहस्य था? कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।